प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय से आप एग्जामिनेबल चैनल के माध्यम से हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को, पूरे पाठ्यक्रम को हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा है। पूरे पाठ्यक्रम को विधिवत तरीके से पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी आपने इसी के आधार पर संपन्न हुई होंगी, उसको दिया होगा। और अब हम लोग चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद बोर्ड परीक्षाओं की ओर चलेंगे, इसलिए हम लोग पुनः रिवीजन के रूप में, अब इस समय क्रैश के कोर्स के रूप में इस समय छात्रों को ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे पहले गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड तीनों को पढ़ा था, उनके अर्थ, पूरी व्याख्याएं, उनके प्रश्नावली उनकी तैयार की थी और शॉर्टराइज करके परिचय भी भेजे थे, प्रश्नावली भी भेजी थी और पीडीएफ के रूप में। तो इस आप लोग भी पीडीएफ के अगर चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, कुछ उसके द्वारा लिखना चाहते हैं, परिचय को शॉर्ट में समझना चाहते हैं, कुछ प्रश्नावली, छोटे छोटे प्रश्न बनाए थे पाठों से, उन प्रश्नों को समझना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाएँ तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आप उसके माध्यम से अपेक्षित ये सामग्री भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अब इस समय हम लोग बोर्ड परीक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पुनरभ्यास हो पूरे पाठ्यक्रम का। इस पुनरभ्यास की दृष्टि से अब हम लोग फिर से गद्य खंड, काव्य खंड, इन सभी के जीवन परिचय और उनके गद्यांश पद्यांश को अभ्यास करने में इस समय लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने गद्य के सारे पाठों के अंत में जो गद्यांश दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, तो उन गद्यांशों को हम लोगों ने उनके प्रश्नों को छांटा है। कैसे हम छांटते हैं प्रश्नों को, परिचयों को भी, जैसे गद्य का लेखक परिचय था तो उसके लिए हम लोगों ने 7 बिंदुओं में डिवाइड किया। सबसे पहले जन्म की तिथि स्थान, दूसरा शिक्षा एवं कार्य, तीसरा मृत्यु विवरण, चौथा साहित्यिक सेवाएं, पांचवा रचनाएं, छठा भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे 7 बिंदुओं के अंतर्गत उसको किया था। और अब इसी तरीके से अब हम लोग इस समय काव्य खंड में हम लोगों ने सभी कवियों के परिचयों को जो है वो इसी क्रम में बांटा है। तो परिचय बहुत बड़े बड़े किताबों में दिए हैं, लेकिन आपको एक पेज में, सवा पेज में, चूँकि बोर्ड कहता है कि कम करके लिखिएगा, इस समय पेपर भी थोड़े छोटे बन रहे हैं, तो इस 30% कोर्स भी इसीलिए कम किया गया है। तो हम लोगों ने परिचय को 11 बिंदुओं में डिवाइड कर लिया ताकि जल्दी लिख जाए और उसमें सारी सारगर्भित चीज़ें भी आ जाएँ, महत्वपूर्ण अंश आ जाएँ। तो सबसे पहले जन्म की तिथि स्थान, शिक्षा एवं कार्य, साहित्य, उसके बाद में मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, अलंकार, छंद, रस, ये क्रम होता है। भाषा शैली और अलंकार, छंद एक कविता का ये बाहरी पक्ष है, कला पक्ष है। तो अलंकार, छंद, उसके बाद रस, फिर हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके 11 बिंदुओं में परिचय को बांटा है। सारे परिचय भी हम लोगों ने करे हैं पिछले वीडियो में। अब इसके पश्चात हम लोग इस समय काव्य खंड में जो पद्यांश हैं, हम लोग चूँकि विद्या की बुक से ही इन चीज़ों को करा रहे हैं, हीरालाल जैन की पुस्तक से, और साथ ही साथ उसमें जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से भी कुछ पद्यांशों को उठा रहे हैं। तो क्रम से आप करते हुए चलें, समझते हुए चलें। देखेंगे सामने आपके दिया हुआ है पद्यांश। ये पद्यांश जो है, इसके शीर्षक और कवि का नाम। तो इसका जो शीर्षक है वो अभिनव मनुष्य। रामधारी सिंह दिनकर ने तो और भी शीर्षक लिखे हैं, पुर्रवा लिखा है, उर्वशी लिखा है, लेकिन वो इस साल पाठ्यक्रम में नहीं है सामान्य हिंदी में, तो हम लोग उसको न पढ़ करके इस समय हम अभिनव मनुष्य के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो अभिनव मनुष्य में देखें कि शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य, कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। समय है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के कक्षा 12 के काव्य खंड में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया है। ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सकता। तो आकाश और पृथ्वी का जो कोई तत्व है वह अभिनव मनुष्य से, अर्थात जो वैज्ञानिक मानव है, जिसने वैज्ञानिक शक्ति प्राप्त कर ली है, वैज्ञानिक प्रगति जिसने कर ली है, ऐसे अभिनव मनुष्य से
कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता है। उसने आकाश से पाताल तक सारे रहस्य खोज दिए। संसार के सभी जड़ चेतन, इसमें लिखा भी है देखो, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यही परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय। अर्थात आकाश से पाताल तक सब कुछ मनुष्य को ज्ञात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस जोड़ेंगे, आकाश पृथ्वी का कोई भी तत्व अभिनव मनुष्य से, जो वैज्ञानिक मानव है, जो इसने वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त कर ली, उससे अज्ञात नहीं रह सकता। संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ, इसमें रेखांकित अंश को भी समझ लें कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गिए, पर न यह परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय। आकाश से पाताल तक, कभी कहता है आकाश से पाताल तक की जानकारी भी अगर मानव को केवल है, अगर सूक्ष्म ज्ञान उसके लिए है, केवल जानकारी है, ये भी मनुष्य का पूर्ण परिचय नहीं है। इसके अलावा अगर कोरा ज्ञान मनुष्य के लिए है तो मनुष्य वो पूर्ण मानव नहीं है, ये मनुष्य का पूर्ण परिचय नहीं है, यह उसका श्रेय भी नहीं है, या उसका की कोई योग्यता भी नहीं है, यह उसका कोई महत्व भी नहीं है। निश्चित रूप से मनुष्य वही मनुष्य है जो ज्ञानवान भी है, और ज्ञानवान के साथ साथ में उसके हृदय पर जो है, उसकी बुद्धि पर चैतन्य हृदय अगर विराजमान है, अगर उसके हृदय में करुणा संवेदना के भाव भी अगर हैं, तो वह पूर्ण मानव है, ऐसे बताने का प्रयत्न किया है। आकाश हो गया अभिनव मनुष्य, आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व अभिनव मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सकता, वैज्ञानिक मानव से अज्ञात नहीं रह सकता। संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं? संसार के सभी जड़ चेतन मनुष्य विज्ञान की प्रगति, उसके अंदर अपरिमित ज्ञान की शक्ति, अपरिमित उसके अंदर विज्ञान की शक्ति, अपरिमित ज्ञान, और उसके यशस्वी होने के कारण, उसके बुद्धिमान होने के कारण, उसके यशस्वी होने के कारण, और उसके वैज्ञानिक प्रगति से संपन्न होने के कारण जो है मनुष्य को सभी प्रणाम करते हैं, सब जड़ चेतन उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सारे जड़ चेतन पर उसका कब्जा है, उसका अंकुश है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। मनुष्य की जो ज्ञान की शिखा है वो प्रचंड है, इसलिए उसको सभी भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं, सारे चराचर, सारे जड़ चेतन उसको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। तो आप यही कर सकते हैं, संसार के सभी जड़ चेतन जो है मनुष्य को उसकी शक्ति के कारण, उसके ज्ञान के कारण, उसकी वैज्ञानिक प्रगति के कारण प्रणाम करते हैं। आकाश शब्द के दो पर्यायवाची लिख लीजिए। आकाश को नभ भी कहते हैं, एक पर्यायवाची नभ है, आकाश को शून्य भी कह सकते हैं, आकाश को व्योम भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आकाश के पर्यायवाची है। इस तरीके से आप प्रश्नों को छांटते हुए बनाते हुए चलें। थोड़ा शब्द इधर दो चार हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सेंस वही निकलना चाहिए। इस तरीके से हम शब्दों को, प्रश्नों को छांटते बनाते हुए चलें। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। बताया है कवि ने यहाँ पर कि ये जो मनुष्य तू सावधान हो जा, ये विज्ञान अगर तलवार की भांति है, तो फिर इससे मोह त्याग दे, और इसे अपने स्मृति से इतनी दूर फेंक दे कि इसकी याद भी ना आए। अर्थात तू इस विज्ञान को एक मालिक मत मान, इसको एक नौकर की तरह इसका प्रयोग कर। इस पर तुम्हारा आदेश चले, विज्ञान का आदेश हम पर न चले। जिस दिन विज्ञान का आदेश हम पर हावी हो जाएगा, जिस दिन विज्ञान के अनुसार कार्य करने लगेंगे, तो हम अपनी मानवता का विनाश कर डालेंगे। और अगर हम विज्ञान को अपने अनुसार चलाएंगे, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, तो यही विज्ञान हमको सहायक होगा, हमारी इस मानवता का, हमारी इस विकासशीलता में सहायक होगा। तो देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक वही अभिनव मनुष्य, और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या। हो सका है, चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूट काटो की नहीं तुझे कुछ भी पहचान। इन्होंने बताया है कि हे मानव, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराए थे, उन परमाणु बमों के गिरने से जो है, जो वहाँ की विनाश लीला हुई है, वो विनाश लीला, जो वहाँ का नरसंहार हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि रे मानव, ये बात सिद्ध हो चुकी है कि तेरे अंदर एक शिशु के बराबर, एक बच्चे के बराबर बुद्धि है।
फूल कांटों की तुझे, तुझे अच्छे और खराब की, उचित और अनुचित का बिल्कुल विवेक नहीं है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, इसकी पहचान तुझे नहीं है कि क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कार्य करणीय है, क्या अकरणीय है। ये बात अभी सिद्ध हो चुकी है उसकी विनाश लीला से कि वहाँ कितना बड़ा नरसंहार हुआ, वहाँ की संतानें आज भी अपंग पैदा होती हैं, वहाँ की जो त्रासदी है वो आज भी वहाँ दिखाई देती है। तो किसने किया ये सब? इस मानव ने किया है। और मानव अगर विवेकपूर्ण कार्य करता तो इस प्रकार का नरसंहार वो नहीं होने देता। तो इस प्रकार से आशय हो जाएगा इसका। कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? कवि ने भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को बताया है कि ये जो विज्ञान है एक प्रकार से ये दुधारी तलवार किस तरह है। ये तलवार की भांति है, दुधारी तलवार है। अगर तू इसके साथ असावधानी बरतेगा, अगर तू इसके साथ सावधानी नहीं बरतेगा, अगर इसका प्रयोग तू विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करेगा तो क्या होगा? ये जो वैज्ञानिक जो मानव है यह विनाश, ये विज्ञान ही हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए तू अगर इसे तलवार की भांति मानता है तो इसे तू अपने स्मृति से दूर कर दे। कवि ने तलवार किसे कहा है? कवि ने विज्ञान को तलवार कहा है। और इसका इस्तेमाल करने से मनुष्य को क्यों मना किया है? कहा कि ये तलवार जो की तरह, विज्ञान तलवार की तरह है, अगर इसका सावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक अगर तुमने इसका प्रयोग किया तो ये तलवार तुम्हारे ही अंगों को काट डालेगी, अर्थात हमारी ही मानवता का विनाश करेगी। इसलिए मनुष्य को मना किया है, इससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहा गया है। तो भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी यह दी है कि विज्ञान का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, विज्ञान की शक्ति का प्रयोग विध्वंसात्मक कार्यों में नहीं करें बल्कि निर्माणात्मक कार्यों में करें। और विज्ञान को तलवार बताया है और इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करने को कहा है। अगर इसके प्रयोग में हम असावधानी बरतेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए विनाश का कारण बनेगा। तलवार शब्द के दो पर्यायवाची बताइए, खड्ग है, कृपाण है, ये इसके पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से ये सारे पैराग्राफों के उत्तरों को हम लोग छांट सकते हैं। इसका भावार्थ भी थोड़ा हमें आना चाहिए, आशय तभी हम लोग इसका स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी अभिनव मनुष्य शीर्षक में एक और पैराग्राफ भी आपका बताया जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, हैं बंधे नरके करों में बार विद्युत भाप। इसका थोड़ा अंश उधर भी है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज का जो संसार है बड़ा विचित्र है, बड़ा नवीनता से भरा हुआ है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष, सारी प्रकृति पर आज जो है वो मनुष्य की ने विजय प्राप्त कर ली है। सारी प्रकृति पर मनुष्य का हक है, कब्जा है, उसका अधिकार है। हैं बंधे नरके करों में बारी विद्युत भाप, मनुष्य के हाथों में बारी, विद्युत, बाष्प, ये सब मनुष्य के हाथ में। तापमान भी जो है वो, पवन का तापमान भी मनुष्य के अधिकार पर चलता है। जब चाहता है वो वातावरण को कमरे को ठंडा कर लेता है, कभी वो उसको शीतल कर लेता है एसी के माध्यम से। लांग है कहीं नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं पर भी उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आकाश में, पाताल पर, हर जगह, जल में, थल में, सर्व जगह बाधा रहित तरीके से विचरण कर सकता है। लांग सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान, वो नदियों को, पर्वतों को, सागर को एक समान वो पार कर जाता है, लांग सकता है। ऐसी वैज्ञानिक प्रगति मानव ने प्राप्त की है। इसको समझते हुए चलें। आज के मनुष्य ने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है। रेखांकित अंश इसमें है क्या, देखते हैं पीछे। हाँ, आज की दुनिया विचित्र नवीन, वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का जो संसार है बड़ा अनोखा, बड़ा नवीनता से भरा हुआ है। और सारी प्रकृति पर ये जो मनुष्य है, ये विजयी मनुष्य बैठा हुआ है, इसके हाथ में आज सब कुछ है। इस प्रकार से इसका आशय आप कर सकते हैं। आज मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? आज मनुष्य ने सर्वत्र, जल थल नभ सब पर विजय प्राप्त कर ली है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज के मनुष्य ने, अभिनव मनुष्य ने, वैज्ञानिक मानव ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है।
किसके हुक्म पर पवन का ताप बढ़ता चलता है? तो मानव के, वैज्ञानिक मानव के, अभिनव मनुष्य के हुक्म पर ये जो पवन का जो ताप है वह चढ़ता उतरता है। वह जब चाहता है तापमान को गिरा देता है, जब चाहता है तापमान को उठा लेता है। कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है। क्या अर्थ है? अर्थात जो अभिनव मनुष्य है, जो वैज्ञानिक मानव है, वो कहीं पर भी जल में, थल में, नभ में, सब जगह एक समान गति से वो विचरण कर लेता है। कहीं पर भी उसके जाने आने में कोई रोक टोक नहीं है और इतनी तीव्र गति से वो चला जाता है कि साधनों की मुट्ठियों में दूरियां समटी हुई। ऐसे ऐसे साधन उसके पास हैं कि कितनी भी दूरी है, कितना भी दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर वो वायुयान के द्वारा, जलयान के द्वारा चला जाता है। और इस प्रकार से आपने पूरा पाठ इन पद्यांशों के माध्यम से पढ़ा है। कैसे प्रश्न हम लोग छांटते हैं उसकी टेक्निक भी आपके ध्यान में आई होगी। अंत तक पूरा पढ़ते चलिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मित्रों में शेयर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भली प्रकार से ये वीडियो ठीक से प्रकार से देख सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सकें। और घबराइए नहीं, आपके सारा जो कोर्स है आपको एक प्रकार से क्रैश कोर्स के रूप में बताया जा रहा है। करते चलें, समझते हुए चलिए और अपेक्षित सामग्री को टेलीग्राम चैनल से जुड़कर मंगा सकते हैं। धन्यवाद।